गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बिरलुआ जोन या बिरलुअन जोन। ठीक है, तो ये क्या होता है? देखो, क्रॉनिंग पैनिंग इक्वेशन के अनुसार जो हमने समीकरण पढ़ी थी उसमें हमने कण की ऊर्जा निकाली थी, और जो कण की ऊर्जा होती थी ना वो क्या थी? E बराबर से क्रॉनिंग पैनिंग के अनुसार E इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन m के इक्वल थी। ठीक है, ये थी। अब वो क्या कहता है कि हम जो ऊर्जा होती है, ठीक है, E और K के बीच में क्या खींचते हैं? एक ग्राफ खींचते हैं। किसके बीच में ग्राफ खींचते हैं? के E के बीच में और K के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं। बिल्कुल खींचेंगे। और ये जो E और K के बीच में जो ग्राफ आता है ना, ये ग्राफ कैसा आता है हमारे पास? परवलय आता है। कैसा आता है ये ग्राफ? परवलय प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी ग्राफ में हम व्यक्त करने वाले हैं किसको? बिरलुआ जोन को। तो वो कैसे करते हैं वो देखना है। तो देखो, सबसे पहले हम E व K के बीच में आरेख खींचते हैं। ध्यान से सुनना कैसा आता है, आज समझने का है थोड़ा सा। यहाँ तो मैंने लिया क्या? ऊर्जा E, और x एक्सिस पर लिया k क्या होता है? संचरण नियतांक होता है। ठीक है, अगर हम E और B के बीच में ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ इस तरीके का आता है, इस तरीके का आता है। ठीक है, और ये ग्राफ जो है वो किसके लिए है? क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए किस किस के बीच में? E व K के मध्य क्या है? आरेख है, ग्राफ है। ठीक है, अब जो हमारे पास क्रॉनिंग पैनिंग इक्वेशन के अनुसार जो वास्तविक का ग्राफ आता है वो किस तरीके का आता है, वही यहाँ पर समझने वाला होता है। ये तो है सीधा सीधा ना, लेकिन होता कैसा है ये वास्तव में, एक्चुअल में, वो हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। देखो, वास्तव में अगर हम ग्राफ देखें तो ठीक है, नॉर्मली तो ये होता है E व K के मध्य ग्राफ, लेकिन अगर क्रॉनिंग पैनिंग के अनुसार देखें तो यहाँ तो मैंने ले लिया क्या? E, और यहाँ हम ले लेते हैं क्या? K। ठीक है, अब इसको हम ऐसे दर्शाते हैं। देखो, ये मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली समझाने के लिए। ठीक है, और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये साइड बुरा मान जाएगी तो यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये यहाँ ड्रॉ कर ली। और ये साइड बुरा मान जाएगी तो यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं। कर ली इस तरीके से लाइन ड्रॉ, ग्राफ खींचने के लिए, आरेख खींचने के लिए, है ना। अब देखो, यहाँ पर मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली, ये और ये, ऐसे ऊपर भी कर ली, ये और ये। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ हम K की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं। मैंने K की वैल्यू ली एक तो क्या? पाई अपॉन A। कितनी ली? पाई अपॉन A। एक ली मैंने 2 पाई अपॉन A। ऐसे ही इस साइड ली माइनस पाई अपॉन A, और इस साइड ली -2 पाई अपॉन A ले ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो K की वैल्यू है ना उसको चेंज करते हैं। किसकी वैल्यू को?
के की वैल्यू को, ये ई इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इंटू के स्क्वायर फॉर्मूला है ही हमारे पास। अब के की वैल्यू को चेंज करते हैं, तो ये देखना अगर हम के की वैल्यू को ऐसे चेंज के डिफरेंट डिफरेंट मान रखते जाते हैं तो ये ग्राफ ऐसे इंक्रीज होता है। ये देखो यहाँ 0 से कहाँ तक, यहाँ से 0 से पाई अपॉन ए तक, सेम ऐसा, ठीक है। ये देखो, और प्रैक्टिकली हम खींच चुके हैं ई और वी के बीच में वक्र ऐसा होता है। अब क्रॉनिंग पेनिंग के अनुसार हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखो ये यहाँ ऐसा मिल गया हमें, यहाँ तक तो ये होता है माइनस पाई अपॉन ए से प्लस पाई अपॉन ए तक सेम होता है, ठीक है। वास्तव में अब जब आगे ग्राफ देखेंगे ना तो ऐसे लगातार ये वेरी नहीं करता है। ये देखो लगातार बढ़ता नहीं है हमारे पास, कैसे बढ़ता है वो बता देते हूँ। देखो इसके बाद ये पाई अपॉन ए तक यहाँ तक तो आया, इसके बाद ये जो वक्र होता है ना वो इस तरीके से बढ़ता है। देखो ये ऐसे, ऐसे ही यहाँ पर भी देखो ये ऐसे, क्लियर है। यानी कि यहाँ तक तो गया, उसके बाद ये वाला मान, बीच के मान नहीं होते हैं इसमें, ऐसे यहाँ पर गया और फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये बीच की वैल्यूज़ नहीं होती है किसकी, ऊर्जा की। और वास्तव में जो अगर हम ग्राफ देखते हैं ना तो वो कैसा होता है, देखो डैश डैश इसका देखें तो ये ऐसे होता है, ये ऐसे, ऐसे ये भी क्या होता है, ऐसे बढ़ रहा होता है, ठीक है। और ऐसे इस तरीके से ऐसे जा रहा होता है, और ये भी हमारे पास इस तरीके से बढ़ रहा होता है, ऐसे बन रहा है ना। ये देखो ये वाला है ना, ऐसे ये, और ऐसे फिर ये यहाँ पर जा रहा है। तो ये डॉटेड में मैंने जो दिखाया है ना, ये डॉटेड, ये डॉटेड और ये डॉटेड, ये तो ई और की के बीच में ऐसा वक्र होता है। लेकिन वास्तव में हम देखें तो पाई अपॉन ए पर ये असांतत्य हो जाता है। पाई अपॉन ए पर देखो एक वैल्यू ये है और पाई अपॉन ए पर ये वैल्यू है ई की, ऐसे माइनस पाई अपॉन ए पर ये वैल्यू है और माइनस पाई अपॉन पर ये वैल्यू है। वास्तव में ये कैसा चलना चाहिए था, कंटिन्यू, ये कंटिन्यू, लेकिन ये क्या हो जाता है, असांतत्य हो जाता है ई और की के बीच में वक्र। तो ये जो हमारे पास क्षेत्र दिख रहा है ना, ये वाला, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ये समझा पा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ भी ये समझा देगा। ये जो वैल्यू को दिखाई दे रहा है ये क्षेत्र, इसको ये नहीं समझा पाता है। इस क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या, वर्जित बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, वर्जित बैंड बोलते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो दिखाई दे रहा हमें, घेरीदार है, और यहाँ से ये समझा पाता है, इसे बोल देते हैं हम क्या, अनुमत बैंड बोल देते हैं। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की गति को समझाते हैं, अनुमत बैंड हो गया। फिर इसके बाद देखो अब यहाँ तक रहेगा और यहाँ तक रहेगा, देखो समझना, ठीक है। अब देखो यहाँ के बाद ये वक्र डैश डैश का मतलब तो ये होता है ऐसे जाता है ये, और यहाँ से इस तरीके का, मतलब बीच का ये नहीं समझा पाता, यहाँ से यहाँ तक का ये भी नहीं समझा पाता। ये क्षेत्र भी क्या कहलाता है हमारे पास, वर्जित बैंड कहलाता है, वर्जित बैंड कहलाता है, ठीक है। तो पाई अपॉन ए पर तक तो सीधा गया, लेकिन फिर ये वाली चीज़ें नहीं समझा पाया, फिर ये दोबारा यहीं से स्टार्ट हो गया। तो ये जो मान है यहाँ से यहाँ तक का, ये वर्जित बैंड कहलाता है। फिर यहाँ से यहाँ तक समझा पाता है, ये अनुमत बैंड। फिर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बीच का नहीं समझा पा रहा, ये भी क्या है, वर्जित बैंड है, ठीक है। इस तरीके से हम ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि
क्रॉनिंग एवं पैनी के अनुसार कण की ऊर्जा E तथा K के मध्य ग्राफ खींचें। ये कण की क्या होती है? ऊर्जा होती है। ठीक है, ग्राफ खींचें तो जो ऊर्जा है E = h कट स्क्वायर K² अपॉन 2m, इससे हमें एक परवलय वक्र प्राप्त होता है। हो गया परवलय वक्र। ठीक है, प्राप्त होता है। ठीक है, जो K = +-π/a पर, +-2π/a पर डैश असांतत्य हो जाता है, यानी कि क्या नहीं रहता है, ये कंटिन्यू नहीं रहता है। देख लो आप, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, अब ये आगे ऐसे डैश जाना चाहिए ना, नहीं जाता। ये यहाँ से शुरू होता है दोबारा, फिर ऐसे ये आगे ऐसे जाना चाहिए ना, डैश नहीं जाता है, ये दोबारा यहाँ से शुरू होता है। तो ये बीच की वैल्यू डिफाइन नहीं होती है इसमें। ये जो बीच की वैल्यूज होती है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये नहीं होती है, डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, ये नहीं पता होती है हमें। तो असांतत्य हो जाता है कहाँ पर? π/a पर और π/a पर और -π/a पर। इसके बाद कहाँ होता है? -2π/a पर। यहाँ तक तो कंटिन्यू चली, देखो यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ तक नहीं समझा पाएगा, देखो यहीं से दोबारा स्टार्ट हो जाती है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक। ये बीच का नहीं समझा पाता ना। तो -π/a पर, -2π/a पर क्या हो जाती है? असांतत्य हो जाती है। ठीक है, इन असांतत्य यानी जब लगातार नहीं रहता है ना, से घिरे के क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम बिरलुआ जोन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले समझना, जब हमने ग्राफ स्टार्ट किया था यहाँ से 0 से, तो यहाँ तक हो गया था, यहाँ असांतत्य हो गया, जाना ऐसा चाहिए था, ऐसा नहीं जाता है। ये बीच की वैल्यू डिफाइन नहीं होती, फिर यहीं से स्टार्ट होता है ना, बीच की वैल्यू नहीं पता होती। तो 0 से π/a पर असांतत्य, 0 से -π/a, तो -π/a से π/a के बीच में जब k की वैल्यू कितनी होगी? -π/a से π/a तक, तो ये कहलाता है प्रथम बिरलुआ जोन, क्योंकि 0 के बाद यही वो बिंदु है जहां पर वक्र क्या हो रहा है? असांतत्य हो रहा है पहली बार। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? -π/a इज लेस देन k इज लेस देन π/a। -π/a से π/a तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्रथम बिरलुआ जोन कहा जाता है। प्रथम बिरलुआ जोन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रथम बिरलुआ जोन कहा जाता है। फिर इसके बाद कहाँ होता है? देखो, इसके बाद ये कंटिन्यू चला यहाँ से π/a, फिर ये यहाँ पर कंटिन्यू नहीं रहता है, ऐसे चलना चाहिए था ना, ये ऐसे, और यहाँ पर भी ऐसे चलना चाहिए, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, कंटिन्यू नहीं रहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया? देखो, -2π/a से -π/a, और यहाँ पर π/a से 2π/a। ठीक है,
तो ये जो क्षेत्र होता है ना, ये कहलाता है द्वितीय बिल्लुआ जोन, क्योंकि यहाँ पर अशांत तथ्य था, इसके बाद दोबारा अशांत तथ्य कहाँ आया है, -2π/a। तो -2π/a से -π/a। इस साइड देखें, यहाँ अशांत तथ्य था, इसके बाद यहाँ अशांत तथ्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, π/2a से 2π/a, ये कहलाता है द्वितीय बिल्लुआ जोन, ठीक है। तो क्या लिखते हैं हम, देखो -2π/a इज लेस देन k इज लेस देन -π/a, तथा यहाँ π/a इज लेस देन k इज लेस देन 2π/a, ठीक है। के मध्य का क्षेत्र, के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, द्वितीय बिल्लुआ जोन कहलाता है, द्वितीय बिल्लुआ जोन कहलाता है, ठीक है। तो ये थ्योरी थी किसकी, बिल्लुआ जोन की, ठीक है। और किसके अनुसार समझाते हैं हम इसे, क्रॉनिंग पैनिंग के अनुसार। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टल मोमेंटम के बारे में, यानी कि क्रिस्टल संवेग के बारे में। देखो क्रिस्टल संवेग क्या होता है, बात करते हैं हम किसकी, क्रिस्टल संवेग की, और इसका क्या फॉर्मूला होता है और कैसे हम बता सकते हैं भाई यही है क्रिस्टल संवेग। देखो क्रिस्टल संवेग, ठीक है, यानी कि क्या, क्रिस्टल मोमेंटम, क्रिस्टल मोमेंटम। अब मैं बात करता हूँ क्रिस्टल मोमेंटम की। तो किसी भी क्रिस्टल में, कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल किससे मिलकर बना होता है, हमारे पास जालक से। जालक क्या है, परमाणु ये होते हैं, उसमें बहुत सारे एक विमीय जालक। परमाणु कैसे व्यवस्थित होते हैं, एक विमीय रूप में। द्विविमीय जालक में परमाणु कैसे व्यवस्थित होते हैं, एक्स और वाई दिशा में, है ना, बहुत सारे परमाणु होंगे। तो कोई भी हमारे पास क्रिस्टल है, उसमें ब्लॉक इलेक्ट्रॉन है। ब्लॉक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो क्रिस्टल में आवर्ती विभव क्षेत्र में गति करता है। क्लियर है, ठीक है। कोई क्रिस्टल होगा, उस क्रिस्टल में कैसा विभव होगा, आवर्ती विभव होगा, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, हमारे पास ब्लॉक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके पास जो संवेग होता है वो होता है h कट इंटू k के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, h कट इंटू k के बराबर होता है। इसी संवेग को, ये संवेग है, इसी संवेग को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल का संवेग बोलते हैं। क्लियर है, इसी संवेग को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल संवेग बोलते हैं। और ये जो संवेग आया है ना हमारे पास, ये किससे लिखा है हमने, डी ब्रोगली परिकल्पना से लिखा है। किससे लिखा है, डी ब्रोगली परिकल्पना से। और ये होता है उसमें, है ना। तो देखो किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी क्रिस्टल में जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन होता है, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का संवेग या मोमेंटम, ठीक है, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का संवेग h कट के बराबर होता है। h कट इंटू के क्या होता है, बराबर होता है। और इसके हम 3 कारण दे सकते हैं, इसके 3 कारण हैं, 3 रीजन हैं। अब पहली बात तो h कट इंटू के क्या होता है, बराबर होता है, ये संवेग है ना। h कट आपको बता देता हूँ मैं, किसके इक्वल होता है, h/2π के। h क्या है हमारे पास, प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक नियतांक होता है ना। तो ये जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन होता है उसका संवेग h कट इंटू के क्या होता है, बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल संवेग कहते हैं, क्रिस्टल क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। क्लियर है।
अब क्या रीज़न है कि यही होता है इसका ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का संवेग या क्रिस्टल का संवेग? तो इसका 3 रीज़न हम बताते हैं। पहला रीज़न क्या होता है कि जो हमारे पास ब्लॉक थ्योरम थी, ठीक है, देखना समझना, कौन सी थ्योरम थी? ब्लॉक थ्योरम। ब्लॉक थ्योरम के अनुसार, ब्लॉक थ्योरम क्या कहती थी हमारे पास? ब्लॉक थ्योरम क्या कहती थी? पहली बात तो ये होता है कि कोई भी जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है उसका एक तरंग फलन होता है। गतिशील इलेक्ट्रॉन को हम एक तरंग फलन के द्वारा व्यक्त करते हैं, और वो जो तरंग फलन होता था वही हमारे पास ब्लॉक प्रमेय होती थी। ठीक है, तो पहला क्या बता रहे हैं हम कि ब्लॉक प्रमेय के अनुसार गतिशील इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन वो फलन होता है जो कण के बारे में बताता है। ठीक है, और वो क्या होता था हमारे पास? साई के आर से रिप्रेजेंट करते थे। साई के आर इज इक्वल टू यू के आर ई की पावर आयोटा के आर होता है। कोई भी गतिशील इलेक्ट्रॉन है क्रिस्टल में, उसको हम इस फलन के द्वारा, इस फंक्शन के द्वारा व्यक्त करते हैं। और ये जो तरंग फलन होता है ना, ये जो तरंग फलन होता है, ठीक है, ये लैम्बडा अपॉन 2 पाई अपॉन के, लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन के तरंग दैर्ध्य के समतल तरंग के समतुल्य होता है। ये क्या कह दिया भैया? ये क्या कह दिया? इसका क्या मतलब है कि कोई क्रिस्टल है, बार बार बताऊंगा ना, कोई क्या है? क्रिस्टल है। क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ठीक है भाई, गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को हम ब्लॉक प्रमेय के अनुसार एक तरंग फलन के द्वारा व्यक्त करते हैं, और वो तरंग फलन यह होता है। ठीक है, और ये जो तरंग फलन जो हमारे पास होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, ये उस तरंग फलन के इक्वल होता है जिसकी तरंग दैर्ध्य लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन के इक्वल होती है। प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो उसकी तरंग दैर्ध्य किसके इक्वल होती है? 2 पाई अपॉन के। तो देखो दी ब्रोगली हम देखते हैं, दी ब्रोगली क्या कहती है कि जो तरंग दैर्ध्य होती है लैम्बडा, वो किसके इक्वल होती है? h अपॉन पी के। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है? h अपॉन पी, तो p इज इक्वल टू क्या होगा? h अपॉन लैम्बडा। h 2 पाई से मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, और 2 पाई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो h अपॉन लैम्बडा 2 पाई से डिवाइड, 2 पाई से मल्टीप्लाई, h अपॉन 2 पाई क्या लिखते हैं उसे? h कट, और 2 पाई अपॉन लैम्बडा क्या होता है? के। तो इसकी तरंग दैर्ध्य है, तो तरंग दैर्ध्य के लिए फॉर्मूला यूज में लेते हैं, तो संवेग कितना होता है उसका? h कट इंटू के होता है। तो पहली कंडीशन हम ये मानते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? क्या कि कोई भी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन है, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो आवर्ती विभव क्षेत्र में गति करता है ना, उस पर हम बाह्य बल लगाते हैं। उस पर क्या लगाते हैं? हम बाह्य बल लगाते हैं। बाह्य बल लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर बाह्य बल लगाया, तो हमने इसको क्या दी? एक तरीके की शक्ति दी। क्या दी हमने इसको? शक्ति दी, पावर दी। इसने ऊर्जा का क्या किया? अवशोषण किया। इसने ऊर्जा का क्या किया? अवशोषण किया, और उस ऊर्जा के कारण ये फिर बाह्य बल के क्षेत्र में क्या करेगा? गति करेगा। ठीक है, फिर समझो, थ्योरेटिकल है,
कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल में ये ब्लॉक इलेक्ट्रॉन है, इस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन पर हम क्या लगा रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं। अब इस पर बाह्य बल लगाएंगे तो ये क्या करता है, शक्ति अवशोषित करता है, और जैसे इसमें शक्ति आएगी तो उसके प्रभाव में ये गति भी करता है। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन पर बाह्य बल लगाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन है, बाह्य बल कौन सा मान लेते हैं हम, F, बाह्य बल F लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषण की यानी कि शक्ति जो होती है उसका फॉर्मूला होता है P = F × V। ये भी शक्ति का फॉर्मूला होता है, एक ध्यान रखना, शक्ति के फॉर्मूले हमने बहुत पढ़े हैं, ये भी किसका फॉर्मूला होता है, शक्ति का फॉर्मूला होता है, P = F × V। अच्छा, शक्ति का फॉर्मूले आपने P = W/T पढ़ा है, कार्य बराबर क्या होता है, बल × विस्थापन, तो F आ गया, और विस्थापन में समय का भाग देते हैं तो क्या होता है, वेग, तो P = क्या होता है, F × V। और यही शक्ति वो क्या करता है, अवशोषित करता है, तो हम इसे लिखते हैं dE/dt। ठीक है, dE/dt क्या है, अवशोषण की दर कहलाती है, कि जब हम इलेक्ट्रॉन पर बाह्य बल लगाएंगे तो उसे ऊर्जा मिलेगी, वो ऊर्जा कौन अवशोषित करेगा, इलेक्ट्रॉन, समय के साथ साथ, तो FV = dE/dt, यानी उसमें क्या आती जाती है, शक्ति आती जाती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो dE/dk से डिवाइड कर देते हैं, और dk से हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, कर दिया, dk से डिवाइड और dk से गुना कर दिया, तो हमारे पास ये FV जो है ना वो किसके इक्वल आ जाता है, dE/dk × dk/dt के इक्वल आ जाता है ना। अब लेकिन जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग होता है, लेकिन ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, ये वेग बनता है ना v, वो भी हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये भी हम डिस्कस कर लें, 1/ क्या, h कट dE/dk के क्या होता है, इक्वल होता है, ये प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो F ये है ही, इंटू V की वैल्यू रखें 1/h कट dE/dk, और dE/dk और dk/dt, यही बनेगा हमारे पास, dE/dk से dE/dk कैंसिल, F = यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा h कट dk/dt, और F = h कट को अंदर ले गया, d/dt, ये क्या बन रहा है, h कट के, और h कट के अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, संवेगी तो है ये, और F = क्या होता है, dP/dt, यानी संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के। ठीक है, तो यहाँ भी ये किसको व्यक्त करता है, h कट के संवेग को ही व्यक्त करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये देखो h कट इंटू के क्या है, संवेग है, संवेग में परिवर्तन की दर ही तो बल के बराबर होती है, तो ये क्या है फिर, संवेग ही होगा, ये सीधी सी बात है, क्योंकि ये कौन सा लॉ है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ है, गति का द्वितीय नियम है हमारे पास। ठीक है, और देखो तीसरी जो कहानी है इसकी वो क्या है, कि जब जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ब्लॉक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जालक में उपस्थित आयन से टकराता है, ठीक है, तो वो h कट k के बराबर संवेग किसको प्रदान कर देता है, जालक को प्रदान कर देता है। देखो ये क्या चीज हो गई,
सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जैसे ये जालक है, कोई भी क्रिस्टल है, क्रिस्टल किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु ये होंगे हमारे पास, इनमें क्या होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखो क्या होंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। स्ट्रक्चर जानते ही हैं हम, ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास। ठीक है। अब आयन कैसे बनते हैं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हो गया, ये फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर किसकी कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या बन गया, धन आयन बन गया। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, मुक्त हो गए, ये तो ये भी क्या बन गया, धन आयन। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, धन आयन या ऋण आयन बराबर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए हमारे पास किसमें से, परमाणु में से, तो इलेक्ट्रॉन की जो कमी हो गई हमारे पास, है ना, और धनावेश की जो वृद्धि हो गई, जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और प्लस चार्ज ज़्यादा हो गया आवेश, तो ये आयन बन जाते हैं। फिर जब धनावेश और ऋणावेश इक्वल नहीं होता है ना, तो वो आयन कहलाता है। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, जब ये आयनों से टकराते हैं ऐसे घूमते घूमते, तो इनको कितना संवेग ही प्रदान करते हैं, एच कट इंटू के। ठीक है। तो थर्ड जो हम इसमें लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, जब ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब ब्लॉक इलेक्ट्रॉन जालक में उपस्थित आयन से टकराता है। ठीक है, जब ब्लॉक इलेक्ट्रॉन जालक में उपस्थित आयन से टकराता है तो वह एच कट अपॉन के संवेग किसको दे देता है, हमारे पास जालक को प्रदान करता है, यानी इतना ही संवेग मिलता है। इस तरीके से हम बोलते हैं कि एच कट अपॉन के जो संवेग होता है वो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का संवेग होता है, क्रिस्टल का संवेग होता है। थोड़े थियोरेटिकल है, ऐसे एक बार पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा ना। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।